Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन 10th ऑफ जैन की इंपॉर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे प्लस टॉपिक वाइज रिवीजन को इंक्लूड किया जाएगा लास्ट सेशंस का एंड स्टैटिक जीके एंड क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐप पर जाकर. स्टार्ट करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड that is who became the first India born basketball player to picked in National Basketball Association. So NBA में select होने वाले पहले इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर कौन से हैं? ऑप्शंस आपको गिवन है ही, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. राइट, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country has officially joined the BRICS as a full member in January 2025? So एक official member बन चुका है BRIC को, as a full member join करने वाला है, and that country is option number C, Indonesia. So recently Indonesia ने officially join करा है BRICS को, right? And now BRICS के पास total 10 member nation हो चुके हैं. इससे पहले BRICS के जो founding members थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये चार ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर थे. साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया था एंड लास्ट जनवरी 2024 में हमने देखा था कि चार कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, दैट इज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई. एंड नाउ जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया. इस प्रकार टोटल 10 मेंबर नेशन हो चुके हैं ब्रिक्स के, राइट. एंड रिसेंटली ब्रिक्स का जो एम है ग्लोबल गवर्नेंस को रिफॉर्म करना, यह एम है ब्रिक्स का. कोऑपरेशन को एनहांस करना है अमॉन्ग ग्लोबल साउथ कंट्रीज. सो साउथ कंट्रीज है उनमें कोऑपरेशन को, ट्रेडिंग को एनहांस करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. इट्स अ गोल ऑफ ब्रिक, राइट. इसी के साथ ब्रिक्स की बात की जाए तो इसी से रिलेटेड जो पास्ट क्वेश्चंस थे, दैट इज ब्रिक्स को फाउंड कब किया गया था. सो बेसिकली 2009 में 16th ऑफ जून को ब्रिक्स को फाउंड किया गया था. 2009 में ब्रिक्स की फर्स्ट समिट हुई थी. 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था एंड साउथ अफ्रीका के बाद ऑफिशियली ब्रिक्स की जो समिट हुई थी वो 2011 में हुई थी, राइट. एंड इससे लास्ट जो एडिशन हुए हैं, लास्ट 16th एडिशन कंप्लीट हुआ था अभी रिसेंटली. कहाँ पे हुआ था? कजान, रशिया में ब्रिक्स का 16th एडिशन कंप्लीट हुआ था. इससे पहले वाला 15th एडिशन कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था 2023 में, राइट. इंडिया ने कितने टाइम ब्रिक्स को होस्ट करा है? हाउ मेनी टाइम हैज इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स समिट? सो 2022 तक इंडिया ने 3 बार ब्रिक्स को ऑलरेडी होस्ट किया जा चुका है, दैट इज 2012, 2016 एंड 2021, राइट. ये तीनों ईयर में इंडिया ने होस्ट करा है ब्रिक्स को. इसी के साथ ब्रिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज फोर्टलेजा डिक्लेरेशन. सो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन क्या है? एक्चुअली इट इज रिलेटेड विथ ब्रिक्स. सो जब ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था, उसे कहा जाता है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन. और ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था. सो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टार्ट किया गया था ब्रिक्स में और इसे नाम दिया गया था द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन. और 6th ब्रिक्स समिट के दौरान यह हुआ था, राइट. सो इस टर्म को आपको ध्यान रखना है, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, इट इज रिलेटेड विथ ब्रिक्स. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which day is celebrated as World Day of War Orphan? So recently World Day of War Orphan किस डे को ऑब्जर्व किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6th ऑफ जनवरी. सो 6th ऑफ जनवरी को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, राइट. सो बेसिकली चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को वॉर में खोया है, उन पर फोकस करने के लिए इस डे को स्टार्ट किया गया है. ऐसे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है वर्ल्ड में जो कि
वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से, क्लाइमेट चेंज से, डिस्प्लेसमेंट से, पॉवर्टी से अफेक्ट होते हैं एंड इनके डेवलपमेंट के लिए इस डे को यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था। एज पर द डेटा 460 मिलियन चिल्ड्रन है जो कि फ्ली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रह रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे लाइक सूडान हो गया, यूक्रेन हो गया, म्यांमार हो गया, फिलिस्टाइन हो गया। इन सब में जो रहने वाले बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेट 460 मिलियन चिल्ड्रन है जो ऐसे क्रिटिकल फिजिकल डेंजर को फेस कर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं। और इसी को हाईलाइट करने के लिए यूएन ने इस डे को स्टार्ट करा है, दैट इज 6 वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, राइट। एंड नाउ मूव टू द डेज। जनवरी एंड दिसंबर के कुछ डेज को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट सो रिसेंटली जनवरी में 4th जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे। जनवरी 6 को 2 डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑफन। जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे ऑब्जर्व किया जाता है। जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे एंड जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे। इसी के साथ दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज है, 1 को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2 को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे प्लस इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, राइट। एंड वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी 2 को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। लिटरेसी, स्लेवरी एंड पॉल्यूशन, इनसे रिलेटेड जो डेज है वो 2 को है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए जो डे है वो 3 दिसंबर है, इंटरनेशनल डे। इंडियन नेवी डे इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड वर्ल्ड सॉइल डे, ये काफी बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसी के साथ 6 दिसंबर को B.R. अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी, 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे एंड 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। एंड डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, 10 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज what is the rank of India in terms of the largest metro network in the world? So largest metro network in the world के according इंडिया की रैंक क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3rd रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया आफ्टर चाइना एंड यूएसए। द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड दैट इज इंडिया, राइट। सो एज पर द डेटा डेली 1 CR पैसेंजर सर्व करते हैं, मेट्रो को यूज करते हैं। और इस प्रकार 2022 में हमने जापान को सरपास कर दिया था, उसे पीछे छोड़ दिया था और 3rd रैंक पर आ गए थे चाइना एंड यूएसए के बाद। बेसिकली इंडिया में मेट्रो डेवलपमेंट 1969 में स्टार्ट हुआ था और जो पहली ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम है हमें कहाँ पर मिली थी? कोलकाता में मिली थी। दिल्ली में 2002 में मेट्रो आई थी। एंड रिसेंटली पीएम मोदी ने मेट्रो डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जिसकी कॉस्ट है 12,200 CR। दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था 5 जनवरी को, राइट। एंड इसी के साथ विच सिटी इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू हैव एन ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम एंड दैट इज कोलकाता, राइट। यहाँ पे मेट्रो की बात की जा रही है, सो एक फेमस पर्सनालिटी है जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, दैट इज ई श्रीधरन, राइट। ई श्रीधरन का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने मेट्रो डेवलपमेंट के लिए जो अपना योगदान दिया है इंडिया में, इसके लिए इन्हें ये उपाधि दी गई है। एंड इसके साथ ही पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2001 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है एंड प्लस फ्रांस का एक ऑनर इन्हें मिला हुआ है, चैवलियर दी लीजन ऑफ द ऑनर। 2005 में फ्रांस गवर्नमेंट ने इनको अपना एक ऑनर दिया था। इसी के साथ 2003 में एशियाज हीरो लिस्ट में इन्हें काउंट किया गया था टाइम मैगजीन में। सो मेट्रो से इनका नाम ध्यान रखना है, दैट इज ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state is the host of 74th Senior National Basketball Championship? So recently 74th Senior National Basketball Championship हो रही है एंड कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है जो इसे होस्ट करते ही नजर आएगा? एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सो गुजरात होस्ट करेगा 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को और इसे ऑर्गेनाइज करेगा गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन, राइट।
एंड इसी के साथ इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा सितसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम कहाँ पर, भावनगर गुजरात में, जिसमें 900 प्लेयर्स एंड 150 ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज इंडिया का एम है 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करना। इसके लिए बिड लगाई हुई है, फॉलो अप लिया जा रहा है, सब सही रहेगा तो 2036 ओलंपिक्स को इंडिया होस्ट करता नजर आएगा। इसी के साथ ओनली 3 एशियन कंट्रीज है जिन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट करा है, एंड दैट इज चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। इंडिया को 2036 मिल जाता है तो फोर्थ एशियन कंट्री बन जाएगा इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला। जापान ने 1964 एंड 2020 में ओलंपिक्स को होस्ट किया था, राइट। एंड सेकंड लाइन इज कि गुजरात का प्लान है 5 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करना है 25, 26 एंड 29 के। सो गुजरात ने काफी प्रोमिनेंट गेम्स के लिए बिड लगाई हुई है, जस्ट लाइक 2028 का अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2027 का वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स, 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एंड 2030 के यूथ ओलंपिक्स गेम्स एंड 2033 के एशियन यूथ गेम्स। सो इनके लिए गुजरात ने बिड लगाई हुई है एंड इसका फॉलो अप लिया जा रहा है बिकॉज गुजरात में रिसेंटली एक डेवलपमेंट चल रहा है। गुजरात वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम को डेवलप कर रहा है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। इसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि इंटरनेशनल गेम्स को होस्ट इजीली किया जा सके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके। एंड इसी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह स्टेडियम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में ही लोकेटेड है, राइट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, स्पोर्ट्स एंड न्यूज, एंड दैट इज recently who has made history by becoming the first Indian to be elected as the president of the Olympic Council of Asia। So OCA के first Indian जो बने हैं प्रेसिडेंट, दैट इज रणधीर सिंह। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिस्ट्री बनाई है इन्होंने, फर्स्ट इंडियन है प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बिलीजिंग किंग कप 2024 इसे किस कंट्री ने जीता? इटली ने जीता। एंड रिसेंटली 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? साउथ अफ्रीका को हराया गया था, इंडिया ने जीता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, 9th एडिशन रहा था। एंड मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडिया करेगा। And P. Sham Nikhil, who recently become India's 85th chess grandmaster, belongs to which state? So Tamil Nadu से associated है P. Sham Nikhil, और ये बन चुकी है 85th chess grandmaster of India। And 2024 Italian Open विमेन्स कैटेगरी में किसने जीता? इगा स्वातिक ने जीता, राइट। नेक्स्ट इज विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024? सो लक्ष्य सेन ने जीता था किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज as per recent report by IIT Roorkee, which river has been identified as most vulnerable to landslide induced natural dams in Uttarakhand? So आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील है? किस कैटेगरी में? लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड नेचुरल डैम्स कैटेगरी में, यानी जो नेचुरल डैम है, पानी जब पहाड़ों से नीचे गिरता है, बीच में जब डेबरी आता है तो वो डैम का फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, तो नेचुरल डैम बन जाते हैं। और इस प्रकार इससे सबसे ज्यादा संवेदनशील रिवर किसे बताया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा रिवर। सो अलकनंदा रिवर जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, इसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है टू लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड नेचुरल डैम्स एज पर दी आईआईटी रुड़की। सो अलकनंदा इसकी जो मेन हेड स्ट्रीम्स है, गंगा की हेड स्ट्रीम है अलकनंदा, एंड घरवाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है। 190 किलोमीटर का रास्ता है अलकनंदा रिवर का। घरवाल हिमालय इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा रिवर। काफी सारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट इस रिवर के किनारे लोकेटेड है, जस्ट लाइक बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, एंड गंगा एंड भागीरथी को अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती है अलकनंदा
रिवर, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो उत्तराखंड की बात की जा रही है। सो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव इन विच सिटी, और उत्तराखंड ने कोटद्वार में इसे रिलीज किया है। एंड रिसेंटली सीएम ऑफ उत्तराखंड इनोग्रेटेड द जौलजीबी ट्रेड फेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो जौलजीबी ट्रेड फेयर ये पिथौरागढ़ में इनोग्रेट किया गया बाय द सीएम ऑफ उत्तराखंड, राइट? And what is the name of the urban development project that was recently initiated in Uttarakhand? That is Uttarakhand Livability Improvement Project. And eighth उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? बिनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था रिसेंटली। विच एनिमल commonly known as rattle was recorded on camera in Uttarakhand recently, and that is honey badger, right? And what is the name of the operation recently launched by Uttarakhand Police for a smoother conduct of Kedarnath Yatra, and that is Operation Maryada. So Operation Maryada ये related is smooth yatra of Kedarnath, right? And recently, which ministry has sanctioned 113 routes under the Vibrant Village program in Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim, और ये इनिशिएटिव रहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। एमएचए ने रिसेंटली 113 रोड्स को सैंक्शन करा है जिन्हें बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इसके लिए जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बाय द एमएचए, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस इज कन्वीन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, इसका जो आयोजन है वो कौन सा संगठन करता है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, UNEP, that is United Nations Environment Programs, right? So Net Zero Banking Alliance को आयोजित करता है UNEP, एंड रिसेंटली एक बिग न्यूज आई कि मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक है जिन्होंने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस की मेंबरशिप को लेफ्ट कर दिया है। एक यूएन लीड ग्रुप है जो नेट जीरो एमिशन को टारगेट करता है 2050 तक, राइट? 2050 तक। इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन का वो 2070 है, रेलवे का 2030 है। ऐसे ही कई स्टेट्स है जिनका नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2050 है, जस्ट लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मैनी, राइट? एंड इसी के साथ नेट जीरो एमिशन को कम करने के लिए, कार्बन के नेट जीरो करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक अलायंस भी बना था, दैट इज नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, और इसके लिए एक मेजर मेंबर है वॉल स्ट्रीट। उन्होंने इस अलायंस की मेंबरशिप को छोड़ दिया है रिसेंटली। सो इस अलायंस को स्टीयरिंग ग्रुप गवर्न करता है, यूएस बेस्ड एक ग्रुप है, वो इसको हेड करता है। एंड बेसिकली जीएचजी एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टारगेट को जीरो करना इनका मेन लक्ष्य है। 2030 का टारगेट है एंड 2050 का टारगेट है। एंड एज पर द न्यूज, इंडियन बैंक की कोई सा भी एक ऐसा इंडियन बैंक नहीं है जिसकी मेंबरशिप हो इस अलायंस में। सो नो इंडियन बैंक इज करेंटली अ मेंबर ऑफ दिस अलायंस। सो सिंपली नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे कन्वीन करता है? यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव है एक टाइप का ही है, और इनका खुद का एक टारगेट है 2050 तक, एंड दैट टारगेट इज जीरो, नेट जीरो emission for the greenhouse gases, right? Let's move to the next question. So organization से related कुछ questions को हम revise करेंगे जो recently news में थे, and that is Kavach 4.0, which was seen in the news, is an automatic train protection system introduced by which organization? So इसको RDSO ने launch करा है। RDSO, that is Research Design and Standard Organization. Which organization launched a film series titled Ayush for All Holistic Health Care under National Ayush Mission, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। कावेरी इंजन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? DRDO ने डेवलप करा है कावेरी इंजन को। पार्कर सोलर प्रोब ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नासा से एसोसिएटेड है। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ कॉलेरा, एंड दैट इज यमन। यमन में सबसे ज्यादा बर्डन देखने को मिला। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया? सो इंडिया में एफपीओ को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC, प्रमोट करता है फार्मर प्रोड्यूसर्स,
right? And Niti Aayog has launched Youth Co-Lab Initiative with which international organization. So नीति आयोग ने लॉन्च करा है UNDP के साथ, right? अटल इनोवेशन मिशन भी इसका पार्ट है, that is Youth Co-Lab. Let's move to the next question. Which ministry launched the Production Linked Incentive Scheme for Special Steel PLI Scheme 1.1? So recently Production Linked Incentive Scheme को किसने लॉन्च करा, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? Answer is option number B, Ministry of Steel and Heavy Industry. So recently financial year 25-26 से लेकर 29-30 तक के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, that is PLI स्कीम 1.1, right? So इजरली इसमें 5 प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा, दैट इज कोटेड प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, alloy steel products and electrical steel and many more. So इन 5 मेजर स्टील प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को एनहांस करना है, इन्वेस्टमेंट को लो करने की प्लानिंग है, बट प्रोडक्शन को एनहांस करना है, कैपेसिटी को ग्रोथ करना है, और इसके लिए अगले 25 से लेके 2030 तक काम किया जाएगा PLI स्कीम के तहत। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज HD कुमार स्वामी। सो 18th लोकसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर है स्टील के लिए दैट इज HD कुमार स्वामी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल AFT न्यूज में रहा, और किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है AFT? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फंक्शन करता है AFT। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रपोजल दिया है कि वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश करेगा जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। सो बेसिकली इन दोनों रीजन में, जम्मू कश्मीर में जो कि एक यूटी है एंड हिमाचल प्रदेश जो कि एक स्टेट है, यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, और मिलिट्री डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि AFT को स्टार्ट किया जाए। बेसिकली AFT को आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के साथ क्रिएट किया गया था, और इसका जो मेन एजेंडा है वो क्या है? डिफेंस रिलेटेड केसेस को रिड्यूस करना है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश रीजन में, राइट? सो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाएगा जम्मू कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओवरसी करती है AFT को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डिफेंस की बात की जा रही है, डिफेंस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज एंड स्कंदर एम्स मिसाइल सिस्टम रिसेंटली न्यूज किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? रशिया ने डेवलप करा है स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को। एंड रिसेंटली एक कंट्री ने डेवलप करा है हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे किंजल के नाम से जाना जा रहा है, एंड दैट इज रशिया ने डेवलप करा है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज किंजल। Recently, a fresh batch of IGLA-S air defense system has arrived India from which country? रशिया से आया है ये फ्रेश बैच। एंड रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज अलास्का में हुई थी, एंड इसका जो मेन एम था टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन अ मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग, राइट? सो एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग को एनहांस करना है, और डिफरेंट मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एयर क्रू को इंटीग्रेट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहा रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज का जो अलास्का में कंप्लीट हुई। एंड INS मालपे एंड INS मुल्की किस टाइप की क्लासेस है? ये माही क्लास से रिलेटेड है। एंड विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड एंटी सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1? सो रुद्रम 1 को रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट फायर किया था, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मकर विल्लकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो किस राज्य का फेस्टिवल है मकर विल्लकू फेस्टिवल? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केरला, राइट? सो मकर संक्रांति पर केरला में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है 15th ऑफ जनवरी को एनुअली। कहाँ पर? सबरीमाला टेम्पल। सो सबरीमाला टेम्पल केरला में लोकेटेड है। मकर विल्लकू फेस्टिवल ये केरला से एसोसिएटेड है, एंड इसके लिए रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। मकर संक्रांति पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड थिरुवभरणम प्रोसेशन के साथ ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, थिरुवभरणम प्रोसेशन ये जो रैली है किससे एसोसिएटेड है? मकर विल्लकू फेस्टिवल से, केरला से एसोसिएटेड है। इसी के साथ गुरुथी रिचुअल ये एसोसिएटेड है केरला से, और इसमें फॉरेस्ट डेटीज को प्लीज किया जाता है, उनकी प्रेयर की जाती है।
मकरविल्लुकु फेस्टिवल के दौरान एंड इट इज एसोसिएटेड विद केरला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फेस्टिवल्स की बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज तामुल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच कंट्री? सो किस कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है? नेपाल में। नेपाल रिसेंटली होस्टेड इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल कहाँ पे किया गया? पोखरा में सेलिब्रेट किया गया था। कागेद डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? सो सिक्किम में एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कागेद डांस फेस्टिवल। एंड चितवन एलिफेंट फेस्टिवल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस कंट्री ने होस्ट किया था? नेपाल ने। एंड रथ सप्तमी फेस्टिवल किसका स्टेट फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश का है। द उर्स फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? सो उर्स फेस्टिवल अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल? और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव रहा राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is the cancel coal case, which was seen in the news, is associated with which country? So recently एक case चला, that is the cancel coal, और किस country से associated है? Answer is option number A, South Africa से associated है। So recently South Africa के हाई कोर्ट ने एक 1500 मेगावाट कोल पावर प्लांट को ब्लॉक किया है, जो एनवायरमेंटल राइट्स को सपोर्ट करते हुए लिया गया एक्शन है। सो बेसिकली द कैंसल कोल केस, बेसिकली साउथ अफ्रीका में क्या किया जा रहा है? कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, जो कि कोल से चलेंगे। ऑब्वियसली इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन होगा, जो कि क्लाइमेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नॉट अ इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। और इसी से द कैंसल कोल केस बना साउथ अफ्रीका में, जिसे सिविल सोसाइटी ने लिंक करा और गवर्नमेंट की 2019 के एनर्जी प्लान को चैलेंज किया। और इसी को देखते हुए रिसेंटली साउथ अफ्रीका के हाई कोर्ट ने इस 1500 मेगावाट कोल पावर प्लांट को ब्लॉक करने के ऑर्डर जारी किए। एंड इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अवार्ड, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज के कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो कि 2024 से रिलेटेड है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं एज ए क्विज कमेंट, राइट?